हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर एकेडमिक और एजुकेशन वीडियोस आती रहती हैं। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 जो है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसका जो पहला पार्ट है यहाँ पर वो हम करेंगे यहाँ डिस्कस, जिसका जो नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो चलते हैं, देखते हैं इसकी तरफ। जो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं या कह सकते हैं जो इसकी स्टार्टिंग है वो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है। तो हमने इससे पहले जितने भी क्रियाकलाप पढ़े, जैसे कि प्राथमिक था, द्वितीय था, उसको हमने वहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप लोग उसकी वीडियो देख लें। बाकी अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 7 जो हमारा है तृतीय क्रियाकलाप के बारे में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तृतीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि ये भी एक आय प्राप्त करने का एक क्रियाकलाप है। इसमें क्या है कि हम ना तो उसमें कुछ बनाते हैं और ना ही इसमें हम कोई चीज़ उगाते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, दूसरों को सेवा देते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड समझिएगा, हम लोगों को सेवा दे करके जो भी आय प्राप्त करते हैं वो हमारा तृतीय क्रियाकलाप होता है। यानी कि तृतीय क्रिया वो आर्थिक क्रिया है जिसमें हम व्यक्ति के आय दूसरों की सेवा करके प्राप्त करते हैं। यानी कि हमने किसी की सेवा करी, मुफ्त में उनसे उसको जो हमें कुछ पैसे मिलेंगे, जो उससे हमें इनकम मिलेगी, वो हमारी तृतीय क्रियाकलाप आएगी। यानी कि हम किसी की नौकरी करते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, तो हम तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। हमने पहले में पढ़ा प्राथमिक क्रियाकलाप जो था उसमें जितने भी किसान थे या जो भी हमारे पशुपालक थे वो सब प्राथमिक क्रिया में आते हैं। बाकी हमने दूसरे वाले में पढ़ा उसकी जो द्वितीय क्रियाकलाप था, उसमें क्या था कि जो लोग वर्कर होते हैं या जो उद्योगों में काम करते हैं, तो वो हमारे द्वितीय क्रियाकलाप में आते, जो किसी चीज़ को बनाते हैं। तीसरे क्रियाकलाप में वो लोग आते हैं दूसरों को सेवा देते हैं, जो किसी की नौकरी करते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर हमारा ऑटो चलाने वाला, रेडी वाला, यहाँ तक कि अध्यापक, डॉक्टर, ये सभी लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आते हैं। तो अब इस तृतीय क्रियाकलाप के अंदर काफ़ी सारे डिवाइड कर रखे हैं। जैसे कि इसमें हमारा जो मेन चीज़ क्या है, इसमें हमारा व्यापार वाणिज्य आता है, परिवहन आता है, और उसके साथ साथ इसके अंदर हमारा संचार भी आता है, और अन्य सेवाएं, ये सब इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। इसमें क्या होता है कि हमने व्यापार को दो भागों में बांट रखा है। आप व्यापार समझते हैं, व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार सिंपल सी बात है कि वस्तु का लेन देन व्यापार कहलाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। ठीक है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार दोनों अपोजिट हैं। थोक में क्या होता है, जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं, तो हम एक तो ज़्यादा मात्रा में कोई सामान खरीदेंगे और हम उसको किसी बिचौलिए के द्वारा खरीदेंगे, वो थोक व्यापार होता है। लेकिन फुटकर क्या होता है, जिसमें हम सामान को बहुत ही कम संख्या में या अपनी क्षमता के अनुसार खरीदेंगे, उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। इसमें हम नॉर्मल इंसान खुद जाकर सामान खरीद सकता है। फिलहाल इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद हम देखें तो परिवहन है। इसमें वायु परिवहन, रेल परिवहन, सड़क और जल, ये सब तरीके के परिवहनों के बारे में पढ़ना है हमें। ज़्यादा नहीं है इनके बारे में। बाकी इनके बारे में खाली एक अलग से चैप्टर है आपका 8, उसमें इनके बारे में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा खोल के दे रखा है, तो उसको वहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ हमें पढ़ना है कि परिवहन के क्या फ़ायदे हैं और वो किस तरीके से तृतीय क्रियाकलाप को चलाता है। अगर हम आगे देखें तो संचार में क्या चीज़ें होती हैं। संचार दो तरीके का है। संचार समझेंगे पहले, संचार क्या होता है। तो बहुत से लोग समझते संचार क्या है। संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बात को दूसरे से कहना, वो संचार होता है। अब उस संचार के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि संचार को हम अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। उससे पहले हम किससे करते थे, उससे पहले चिट्ठियों से, या कह सकते हैं कि मैसेज से, जो भी हम बहुत तरीके के, आपको पता ही है इसमें संचार करने के माध्यम जो हैं। तो मतलब अपनी बात को किसी से भी कहना संचार कहलाता है। एक तो दूरसंचार हो गया जिसको हम टेलीफोन से कर सकते हैं। एक होता है श्रव्य या दृश्य, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे कि हमारा टीवी हो गया, रेडियो हो गया। बाकी हम पढ़ेंगे इसके अंदर सेवाएं। पर्यटन की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर पर पूछा जाएगा, पर्यटन क्या होता है। फिर डॉक्टर के बारे में, चतुर्थ के लेकर आपके बारे में भी आता है। तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जो मेन चीज़ अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसमें ये भी है ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय विपणन केंद्र, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। बट अभी हम चलते हैं अपने चैप्टर के अंदर। जो हम यहाँ पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है हमारा अंकीय विभाजन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, कम से कम बहुत सारे बच्चों को आते ही नहीं है। ये होता क्या है समझ नहीं पाते लोग, तो मैं बताऊंगा अंकीय विभाजन होता क्या है। अंकीय विभाजन एक सिंपल सी बात है, सूचना, प्रौद्योगिकी और संचार, ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सूचना मतलब आपको पता ही, इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी और हमारा कम्युनिकेशन। तो जिन देशों के पास ये 3 चीज़ें हैं, सूचना है, प्रौद्योगिकी है, संचार है, इस तरह की व्यवस्था है, तो विश्व में वो लोग कौन है, वो लोग हमारे विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास एक तरीके से ये एक पैमाना है। यानी कि जिन देशों के पास ये 3 चीज़ें होंगी वो विकसित होंगे, और जिनके पास नहीं होगी वो
विकासशील या फिर अल्पविकसित होंगे। शायद आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि उसमें मानव विकास वाले चैप्टर में कि 3 चीज़ें थी, स्वास्थ्य था, शिक्षा और हमारा संसाधन तक पहुँच। वो 3 वहाँ के सूचकांक थे। ऐसे ही यहाँ पर ये भी 3 इसके सूचकांक कह सकते हैं, या 3 इसके आधार कह लीजिए, 3 पैमाना कह लीजिए। तो अंकीय विभाजन का मीनिंग सिर्फ इतना है कि पूरे वर्ल्ड को 2 भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना? 2 भागों में बांटना। और जैसे कि एक हमारा हो गया विकासशील के रूप में बांटना या विकसित के रूप में बांटना। अब जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उन देशों को हम कहेंगे विकसित, लेकिन जिनके पास ये मौजूद नहीं है वो होगा हमारे विकासशील या फिर अल्प विकसित। एकदम सिंपल सी फॉर्म में अगर आप समझे तो। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अंकीय विभाजन को हम 2 भागों में बांट देंगे। अंकीय विभाजन के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है हमारा देशों के भीतर और एक होता है विश्व में अंकीय विभाजन। तो विश्व वाला समझते हैं पहले, क्योंकि देखिए ये बहुत सिंपल है। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ना, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच में हम पूरे वर्ल्ड को बांट देते हैं। यानी कि सिंपल फॉर्म में जिस देश के पास ये 3 चीज़ें हैं वो विकसित है, जिन देशों के पास ये चीज़ नहीं है या बहुत कम है वो विकासशील या अल्पविकसित में आएंगे। तो इसे तो हम कहते हैं विश्व में अंकीय विभाजन। यानी कि देशों के बीच, अगर हम कहें देशों के बीच हो रहा है या कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, उसे हम बोलेंगे अंकीय विभाजन, जो कि देशों के बीच में है। लेकिन एक होता है देश के भीतर। भीतर का मतलब होता है अंदर। देश के अंदर अंकीय विभाजन कैसा होता है भाई? देश के अंदर जो अंकीय विभाजन होता है उसमें क्या होता है कि जो देश के राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। किसके बीच में? राज्यों के बीच में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया को। तो इंडिया में हम अगर देखें तो बहुत तरीके के राज्य हैं, बीमारू स्टेट्स हैं। अगर हम देखें तो बिहार है, उसमें बिहार है, उसमें महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो कई तरह के हमारे पास यहाँ पर आपको बीमारू स्टेट देखने को मिल जाएंगे। बीमारू का मतलब यहाँ पर इससे है कि वो उन देशों का जो विकास है वो बहुत कम है या और राज्यों की तुलना में कम है। बाकी जो और राज्य जैसे हमारा नीचे दक्षिण में जाएंगे या उत्तर भारत में अगर हम देखें तो वहाँ के भी कुछ राज्य डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग है। तो अगर हम देखें तो भारत के अंदर भी या किसी भी देश के अंदर जो राज्य होते हैं, राज्यों में कंपैरिजन करना, अब वहाँ पर भी कंपैरिजन इसी के बल पे होगा, सूचना, प्रौद्योगिकी, संचार। तो जिन राज्यों के पास ये 3 चीज़ें होंगी वो विकासशील नहीं बल्कि विकसित होंगे। बल्कि जिनके पास ये 3 चीज़ें नहीं होंगी, जिन राज्यों के पास, तो वो राज्य हमारे कह सकते हैं कि वो राज्य इतने ज़्यादा सफल नहीं होंगे। अच्छा, आप लोगों को बताना है कि सबसे ज़्यादा संचार भारत के अंदर किस राज्य में या सूचना प्रौद्योगिकी किस राज्य में होता है? आपको इस क्वेश्चन को कमेंट में करना है, ठीक है। तो ये हमारा अंकीय विभाजन का टॉपिक खत्म होता है। बाकी इसमें आपको कोई भी तरीके की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल था, ये देश के भीतर था, राज्यों में हो सकता है जो, और बाकी ये देशों में था। आपको यही वाला सेम उठा के इसमें लिख देना, यही इसका एक एग्जाम्पल या कह सकते हैं कि इसका ही रूप है सारा। अंकीय विभाजन ये था हमारा खत्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक जो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाह्य स्रोतन ने किस प्रकार रोजगार के अवसर खोले हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत दिक्कत कर सकता है। इसको हम एक क्वेश्चन और समझ सकते हैं, इसका नाम भी है, उसको हम बोलते हैं BPO करके एक आता है, BPO मतलब यहाँ पर यह है कि बिजनेस प्रोसेस और आउटसोर्सिंग। उसका जो हिंदी मीनिंग है वो ये है, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये निकलता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये बाह्य स्रोतन का मतलब क्या है? बाह्य स्रोतन यानी कि जो बाहर से स्रोत मिलता हो आपको। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई कंपनी है या कह सकते हैं कि बड़ी जो लेवल की कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, विकासशील देशों में अपने उद्योग स्थापित करती हैं। यानी कि क्या करती हैं, जो अपने उनके उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं या अपनी फ्रेंचाइजी वो खोलती हैं छोटे देशों में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं डोमिनोज का, तो उसके अगर देखें तो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली पड़ी है। तो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो हमारा बाह्य स्रोतन है, वो आउटसोर्सिंग है। तो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि बाह्य स्रोतन से अभिप्राय है कि बाहरी देशों और क्षेत्रों द्वारा विकासशील देशों में अपनी कंपनियां स्थापित करना। यानी कि जो बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं अमेरिका या UK या कह सकते हैं कि यूरोप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को वर्ल्ड वाइड बनाने के लिए छोटे छोटे देशों में अपनी कंपनियां खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि छोटे देशों में अक्सर जहाँ का विकास कम है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, और जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वो एक तरीके से उनके लिए मार्केट बन जाती है। तो वो इसी वजह से छोटे देशों में अपनी फ्रेंचाइजी खोलते हैं, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या होता है देखते हैं। उससे हमारा यहाँ पर देखा है ना क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया बाह्य स्रोतन क्या होता है। तो बाह्य स्रोतन सिर्फ इतना ही था कि जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वो दूसरे छोटे देशों में अपना कंपनियां स्थापित करती है, उसका मतलब तो बाह्य स्रोतन हो गया। लेकिन अब इससे किस तरीके से अगर हम समझे तो रोजगार किस वजह से निकला है, रोजगार को इससे क्या सहायता मिली है। तो अगर हम देखें तो बाह्य स्रोतन के कारण विकासशील देशों में रोजगार के अवसर मिले हैं, क्योंकि वहाँ
जो वहाँ पर कंपनियाँ स्थापित हुई हैं उनकी वजह से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। भाई कैसे मिला है? मैंने बताया आप लोगों को ये रोज़गार मिला, लेकिन कैसे? अब मान लेते हैं कंपनी आई, तो जो कंपनी के वर्कर होंगे, ये तो नहीं है कि कंपनी साथ में लेकर के उनको अपने वर्कर बाहर भेजेगी, या तो एक आधी भेजेगी बस। लेकिन जो पूरा स्टाफ होगा, जो वहाँ का काम करने वाले छोटे मोटे कर्मचारी, तो वो सभी क्या कहोगे कि जिस देश में कंपनी स्थापित हो रही है वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि समझें कि कोई कंपनी बाहर से आती है, तो वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं कि श्रमिक नहीं लाते, तो वो क्या करते हैं, तो वो कह सकते हैं कि छोटे मोटे जो आसपास के उसी स्थानीय लोगों को पकड़ते हैं और वहाँ से कहते हैं कि आप ही करिए काम। तो जो वहाँ के लोग हैं उनको क्या मिल रहा है? रोज़गार मिल रहा है। अगर हम देखें तो उनको रोज़गार किस तरीके से मिल रहा है? कंपनी के द्वारा। बाहर से उतरने की वजह से उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद अगर हम देखें तो नए युग, जो आज का युग चल रहा है, इस युग में कॉल सेंटर की शुरुआत की वजह से काफ़ी लोग रोज़गार बने हैं। अब इससे क्या होता है कि एक चीज़ यहाँ पर आती है, कॉल सेंटर। क्या कहा मैंने यहाँ पर? कॉल सेंटर। जो हमारे कॉल सेंटर होते हैं उनकी वजह से क्या हुआ है, लोगों को रोज़गार मिला है। जैसे कि अब ये जो कॉल सेंटर क्या होता है, लोगों के दिमाग में बात आती है जैसे कि किस काम में आते हैं। अब ये मैं जोड़ता हूँ उसी ऊपर वाले पॉइंट से ही। अब हमारे जो कंपनी आई थी उसने क्या करा, कंपनी ने लोगों को सामान बेचा। अब ऐसा होता है कि सामान जब बेचा तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वहाँ जिन लोगों ने उसको इस्तेमाल करा उससे उनको दिक्कत आती है, या फिर कुछ भी तरह की क्वायरी होती है तो वो उसको पूछने के लिए सोचते हैं कि भाई हमें किस तरीके से इसकी हेल्प मिल जाए। तो अब सीधा कंपनी के पास तो कॉल कर नहीं सकते, ये जो वहाँ का CEO है उसके पास तो कॉल करेंगे नहीं। तो एक कंपनी क्या करती है, एक लोगों को जो एक बीच में जो उनका मिडिल मैन का काम करता है, वो एक छोटी सी कंपनी स्थापित करती है, छोटी सी एक जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं, जो वहाँ पर कॉल अटेंड करते हैं कस्टमर्स की क्वायरीज सॉल्व करने के लिए। तो उसको हम कॉल सेंटर कहते हैं। यानी कि कंपनी ने क्या करा, एक अलग से जगह बना दी कि भाई ये वो जगह है जहाँ पर हमारे कस्टमर को जो भी क्वारी होगी वो सीधे इस नंबर पे जाएगी, और ये जो लोग बैठे हैं ये उसको सॉल्व करेंगे या उनको बताएंगे कि आपकी जो आपकी क्वारी है वो कैसे हल होगी। तो उसे हम कॉल सेंटर के रूप में समझ सकते हैं। तो आज के वक्त में जो कॉल सेंटर है इसमें भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्योंकि जिनके पास इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में होना नहीं होता, या जो एकदम से अपनी एजुकेशन ख़त्म करते हैं, जो आपकी बेसिक एजुकेशन ख़त्म करके, तो उनके पास एक मौका होता है कि वो लोग कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ रोज़गार का अवसर दे रही है लोगों को। तो जो भारत से होता है इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कॉल सेंटर के रूप में ये जो कंपनी में लोग हम काम करते हैं, ये मैकडोनल्ड में या फिर हमारा पिज़्ज़ा हट, जो जितनी भी तरह की हमारी वर्ल्ड वाइड कंपनी है, इसमें काम करके लोगों को रोज़गार प्राप्त हो रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल है। बाकी इसमें एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसमें अकुशल लोग भी कार्य कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें सिर्फ वेल ट्रेंड या एकदम से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के लोग आएंगे। इसमें नॉर्मल जो अर्धकुशल होते हैं, 12th पास 10th पास लोगों की भर्ती भी की जाती है। जो लोग फ्रेशर होते हैं उन लोगों को भी इस काम में रखा जाता है, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं होती, ना इतनी ज़्यादा सैलरी होती। बट इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जीवन यापन करने के लिए एक बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बाहरी स्रोतों से काफ़ी फ़ायदा है हमें। बाकी आप लोगों को इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी देखते हैं कि और क्वेश्चन है, परिवहन सेवाएं किस प्रकार तृतीय क्रियाकलाप को जन्म देती हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रो में कि जो परिवहन के ऊपर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि परिवहन सेवाएं किस तरीके से तृतीय क्रियाकलाप को महत्वपूर्ण बनाती हैं या उनको जन्म देती हैं। महत्वपूर्ण सिंपल सी भाषा में उनको किस तरीके से अपना कमांड देती हैं। तो देखें तो परिवहन जो है वो क्या करता है, परिवहन के कारण हम देखें तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। कैसे? ड्राइवर के रूप में, कंडक्टर हो गया, जो हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं परिवहन के, DTC है, UP, बहुत सारे तरीके के आपको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे परिवहन के, हर राज्य में अलग अलग होता है। बाकी सामान लादने वाले लोग हो गए, चढ़ाने वाले, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़गार मिला है। किसकी वजह से? परिवहन की वजह से। दूसरा, परिवहन की वजह से ही लोग पर्यटन भी करते हैं। अगर हम देखें तो पर्यटन एक बहुत बड़ी चीज़ है। पर्यटन की वजह से अगर हम देखें तो बहुत ऐसे देश भी हैं हमारे पास जिनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ पर्यटन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर वहाँ पर लोग घूमने नहीं जाएंगे तो कम से कम वहाँ का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपको पता है बहुत सारे देश हैं, स्विट्ज़रलैंड है, दुबई है, हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर पर्यटन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इस समझ में आगे बात, पर्यटन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पर्यटन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा परिवहन है। अगर परिवहन नहीं होगा तो पर्यटन भी नहीं होगा, तो लोग कैसे जाएंगे? इसी वजह से लोगों को पर्यटन की ज़रूरत पड़ती है। अब जब पर्यटन करेंगे तो उसके लिए परिवहन चाहिए, तो इसीलिए परिवहन जो है वह पर्यटन को बढ़ावा देता है, और पर्यटन लोगों की इनकम को बढ़ाने में बढ़ावा देता है। सिंपल सी बात है, देशों की खास करके। उसके बाद
परिवहन की वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे औद्योगिक माल होता है, जो हम इंडस्ट्री में सामान बनाते हैं, उनका जो एक तरीके से समझ सकते हैं जो वर्कशॉप होता है, वहाँ से बाज़ार तक लाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, सामान को उठाने के लिए परिवहन की। किसी ना किसी तरीके का आपको साधन चाहिए होगा, या तो आपको चाहिए ऑटो या फिर आपको कोई ट्रक, मतलब किसी न किसी तरीके का आपको परिवहन की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको कोई भी औद्योगिक सामान लाना हो। तो यानी कि जो परिवहन है वो हर फील्ड में अपना काम करता है। अगर परिवहन नहीं है तो तृतीय क्रियाकलाप भी नहीं है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखें तृतीय क्रियाकलाप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा परिवहन भी आता है, वाणिज्य भी आता है, संचार भी आता है, सेवाएं भी आती हैं। लेकिन अगर परिवहन नहीं है तो संचार भी नहीं है, और ना ही हमारी ये जितनी भी सेवाएं दिख रही हैं आपको, ना पर्यटन है, ना बैंकिंग है, ना बीमा है। तो ये सब चीज़ें परिवहन पे डिपेंड करती हैं, और हम कह सकते हैं कि परिवहन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में तृतीय क्रियाकलाप की सहायता करता है और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके एग्जाम्पल या कह सकते हैं उसके कारण आपके सामने है, रोज़गार दिलवाना लोगों को, उसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देना, और उसके साथ साथ जितनी भी औद्योगिक चीज़ें हैं, यानी कि हमारा व्यापार करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक है। ठीक है, तो ये हमारा परिवहन की पॉजिटिव चीज़ें थी। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यापार या वाणिज्य किस तरीके से सेवाओं को जन्म देते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि व्यापार जो होता है हमारा, वो क्षेत्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक होता है। यानी कि व्यापार छोटे मोटे इलाकों में भी होता है, राज्यों में भी होता है, बट यहाँ तक कि वर्ल्ड लेवल पर भी हम देखें तो हमारा व्यापार होता है। एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। तो जितना व्यापार होगा उतनी ही लोगों को सेवा देने का या सेवा लेने का मौका मिलेगा। अब सेवा देंगे तो फ्री में देंगे नहीं, तो उससे हमारा क्या होगा, आर्थिक मदद होगी, आर्थिक विकास होगा। जितना व्यापार होगा उतना ही आर्थिक विकास सुधरेगा, लोगों का भी और देशों का भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। जब व्यापार करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई सामान उड़ के हवा में जाएगा वापस आएगा। उसके लिए लोगों को परिवहन चाहिए, लोग चाहिए सामान को लादने के लिए, उसको ढोने के, मतलब बहुत तरीके की आपको सेवाएं देनी पड़ेंगी। काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है उसमें। तो जितना प्रोसेस लंबा होगा, जितने उसमें श्रमिक लगेंगे, जितने तरह का उसमें क्राइटेरिया होगा, उतने ही लोगों का विकसित होने का मौका मिलेगा। तो ये तो हो गया हमारा वाणिज्य और व्यापार। तो यानी कि जो वाणिज्य और व्यापार की वजह से बहुत मात्रा में सेवाएं प्रदान होती हैं। लोगों को सेवा क्यों मिलती है? क्योंकि लोग व्यापार करते हैं, तो छोटे मोटे लोगों को वहाँ पर जॉब करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद देखें तो व्यापार के दो प्रकार भी हैं, जैसे कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा समझाया था, बट हम समझना है थोक व्यापार क्या होता है। तो थोक व्यापार में बिचौलिए स्थापित होते हैं और वे उपभोक्ताओं को सामान खरीद ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जो बड़ी एक कंपनी है वहाँ से सामान ले लिया बिचौलियों ने, मिडल मैन ने, और फिर वो छोटे मोटे सेल्समैन या जो हमारे शॉपकीपर हैं उनको सामान बेचते हैं। उनका अपना मार्जिन पहले सेट होता है। तो जो थोक व्यापार करते हैं उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा मात्रा में सामान को खरीदते हैं और किसी मिडिल मैन से खरीदते हैं। बिल्कुल सिंपल भाषा में। इसका उल्टा है फुटकर व्यापार। इसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा मात्रा में सामान नहीं खरीदते, इसमें हमें जितना चाहिए, 1 2 3 क्वांटिटी कुछ नहीं है, बिल्कुल एक क्वांटिटी से आप 1000 क्वांटिटी तक खरीद सकते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सामान को अपनी क्षमता के अनुसार, अर्थात कम मात्रा में और प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सिंगल पीस भी वो चुन सकता है सीधे जा करके। ये तो हमारा फुटकर व्यापार। प्रत्यक्ष का मतलब है बिल्कुल सीधे जा करके, डायरेक्टली। ठीक है, बाकी ये था हमारा इसके बारे में, थोक और फुटकर के व्यापार प्रकार के बारे में। बाकी आप देखें तो आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, और जो कि नया जो चैप्टर ये कह सकते हैं कि जो नया पार्ट होगा उसके अंदर हमारे जो अभी जो क्वेश्चंस बचे हैं, ग्रामीण विपणन केंद्र है, चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे, चिकित्सा पर्यटन है, पर्यटन का प्रभाव करने वाले का क्या कारण है। तो वो सब चीज़ें अभी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो उसके लिए आप लोग बने रहें, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और उसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और बाकी की जो हमारी लास्ट वीडियोज़ हैं वो इसी तरीके से आपको चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो किसी भी तरह का आप लोगों को वो छोड़ना नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता ही है 10-15 दिन में एग्ज़ाम आने वाले। तो जितना हो सकता है वहाँ से नॉलेज को गेट करिए। बाकी जो भी हम अगली वीडियोज़ है वो हम आपको जल्द से जल्द पहुँचाएंगे। बाकी पॉलिटिकल साइंस की और यहाँ ज्योग्राफी की वीडियोज़ आपको हर टाइम पे मिलती रहेंगी। तो चलते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।